मजबूती बढ़ी है एनडीए की, आरजेडी की थोड़ी कमज़ोर हुई है। हाल के दिनों में स्वर्ण तबके में कुछ नाराज़गी की बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि यूजीसी को लेकर नाराज़गी है। भाजपा सरकार में भी अगर स्वर्ण समाज की उपेक्षा होगी तब यह तबका कुछ हद तक टूट सकता है। तेजस्वी यादव क्षेत्र के हिसाब से समीकरण साधकर स्वर्ण समाज के नेताओं को आगे करके खेल बदल सकते हैं। नीतीश के जाने के बाद एक्शन में क्यों है तेजस्वी, उनके लिए अवसर और चुनौतियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही ठंडे पड़े विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अचानक एक्शन में दिखाई देने लगे। सत्ता बदलने के साथ ही तेजस्वी के तेवर भी बदल गए हैं। अब एक्टिव और आक्रामक विपक्षी नेता के फॉर्म में दिखने की कोशिश में भी जुट गए हैं। पटना में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल भी हुए। राहुल गांधी के बगल की कुर्सी पर नजर भी आए। अब अधिनियम पास ना हो सका तो केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सम्राट चौधरी पर खजाना खाली होने को लेकर अटैक भी किया और पगड़ी की बात याद दिलाकर सीएम बनने की बधाई भी दे दी। अब आइए विस्तार में जानते हैं तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है और अब बिहार में बीजेपी आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई होने के क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, तेजस्वी तो एक्शन में आ गए। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं, मतलब राज्यसभा जा चुके हैं। उनके बेटे निशांत पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अब नीतीश कुमार की जगह सम्राट बिहार के सीएम बन चुके हैं। जाहिर है अब तेजस्वी यादव के सामने तुलना के लिए नीतीश कुमार नहीं होंगे। उनकी तुलना निशांत सम्राट से होगी। निशांत के राजनीति में आ जाने के बाद अब उनके खिलाफ परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगेगा। सम्राट के सीएम बनने से अब आरजेडी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। नीतीश सीएम थे तब बीजेपी नंबर 2 की हैसियत में थी। आरजेडी जेडीयू पर उस आक्रामक तेवर से अटैक नहीं कर पाते थे तेजस्वी, मतलब आरजेडी कर नहीं पाता था जेडीयू पर आक्रामक तरीके से अटैक, लेकिन अब भाजपा पर तो करेगा क्योंकि भाजपा की सरकार है। नीतीश के साथ सरकार चलाना और उनकी समाजवादी नेता की छवि भी आरजेडी के नेता तेजस्वी को रोकती थी, लेकिन अब तो बीजेपी और आरजेडी में सीधी टक्कर है। कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है। जन सुराज भी हाशिए पर खड़ा है। तो दो ही बड़ा फोर्स दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी जो सत्ता में है, दूसरी तरफ तेजस्वी। सर, तो क्या तेजस्वी और सम्राट दोनों की विचारधारा अलग अलग है? देखिए, अब लालू की पार्टी सीधे बीजेपी के सामने है भाई। आरजेडी एमवाई समीकरण वाली पार्टी है, मुसलमानों के हितों पर ध्यान देती है। बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 2025 का चुनाव जीतकर 11 मुसलमान विधायक बने हैं। इनमें एमआईएम के सबसे ज़्यादा 5 हैं। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी पहले, उसके केवल अब 3 विधायक हैं। और बीजेपी और आरजेडी की सीधी टक्कर इसलिए भी होगी कि बिहार में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कमज़ोर पड़ गई हैं। लालू प्रसाद की राजनीति को बीजेपी के खिलाफ ताकतवर माना जाता रहा है। इसके लिए लोग लाल कृष्ण आडवाणी की बिहार में गिरफ्तारी की घटना को आज भी याद करते हैं कि कैसे लालू ने उनके राम रथ को रोक दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो तेजस्वी यादव की लड़ाई अब सीधे बीजेपी से है। वो खूब खुल कर खेलेंगे। सर, तो क्या नीतीश की जगह सम्राट के आ जाने से बिहार का सामाजिक समीकरण बदलेगा? बिल्कुल। बीजेपी ने कोई कुर्मी कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। 2024 लोकसभा चुनाव के समय से लालू यादव और तेजस्वी यादव का कुर्मी कुशवाहा पर ज़्यादा फोकस रहा है। इस समाज के नेताओं को लोकसभा चुनाव में ज़्यादा टिकट दिए तो रिजल्ट भी ठीक रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज़्यादा टिकट देने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली खास। 24% कुशवाहा ने महागठबंधन को वोट किया, ठीक, फिर भी। और अब जब सम्राट चौधरी को बीजेपी का मुख्यमंत्री बना चुकी है बीजेपी, तो कुशवाहा नेता हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए कुशवाहा समाज का वोट पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर आरजेडी को सत्ता में आना है तो उसे अपने सामाजिक समीकरण के फोकस को बदलना होगा। पहले उसका फोकस था कुर्मी कुशवाहा खास तौर पर, लेकिन अब तो कुशवाहा मुख्यमंत्री बन गया तो कुशवाहा दूसरे को थोड़े वोट देंगे, तेजस्वी यादव को थोड़े वोट देंगे। तो अब उनको थोड़ा समीकरण चेंज करना पड़ेगा। सर, तो तेजस्वी के पास क्या ऑप्शन है?
नीतीश के जाने के बाद अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक में संधमारी करना उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। ईबीसी की बिहार में 36% आबादी है, इसे नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। नीतीश के साथ रहने के दौरान बीजेपी ने भी इस तबके में अपनी पैठ बढ़ाई है। अब जब नीतीश सीएम नहीं रहे तो उनके वोट बैंक में तेज संधमारी करने की कोशिश करेंगे तेजस्वी। यह तबका कभी लालू यादव के साथ भी मजबूती से जुड़ा रहा है। ऐसे में कुछ हद तक जुड़ाव अभी भी लालू फैमिली से हो सकता है। 2025 विधानसभा चुनाव में ईबीसी वर्ग के 26% लोगों ने महागठबंधन को वोट किया था। यह 2020 की तुलना में 4% ज़्यादा था। हालांकि ईबीसी वर्ग के 58% लोग अभी भी एनडीए के साथ खड़े नजर आए। मुकेश सहनी के साथ आ जाने से भी तेजस्वी यादव को फायदा मिला है थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी को अब थोड़ा अपना जातीय समीकरण बदलना पड़ेगा। सर, तो गैर पासवान वोटरों को साथ कर क्या तेजस्वी समीकरण बदल सकते हैं? देखिए, राज्य में दलित आबादी 19 से 20% के बीच है। दलित समाज को लंबे समय से सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता एनडीए के साथ हैं। कांग्रेस लगातार दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रही है। इसका नतीजा अभी दिख रहा है। 2025 के चुनाव में 29% दलितों ने महागठबंधन के लिए वोट किया। यह 2020 की तुलना में 5% ज़्यादा था। 49% दलितों ने एनडीए को वोट दिया। यह 2020 की तुलना में 1% कम है। तो एनडीए का दलित वोट घटा है, महागठबंधन का बढ़ा है। तेजस्वी यादव और जोर लगाएंगे तो फायदा मिल सकता है। दलितों में पासवान जहां बड़ी संख्या में एनडीए के साथ हैं, तो रविदास तेजस्वी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष दलितों को लेकर मजबूती से काम करे और फोकस करे तो आगे समीकरण बदल सकता है और तेजस्वी उसी जुगाड़ में भिड़े हुए हैं। सर, तो यूजीसी को लेकर स्वर्ण नाराज है, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव भी तो यूजीसी के समर्थक हैं। स्वर्ण समाज तो यूजीसी आने से नाराज है। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी ज़्यादा नाराज करेगी तब तो कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। वो या तो तेजस्वी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। राज्य में हिंदू स्वर्ण आबादी 10% से ज़्यादा है, 11% लगभग। इसे एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। 2025 विधानसभा चुनाव में 65% स्वर्ण लोगों ने एनडीए के लिए वोट किया, जो 2020 की तुलना में 60% ज़्यादा है। 14% स्वर्णों ने महागठबंधन के लिए भी वोट किया, तो जो 2020 की तुलना में 8% कम था। तो स्वर्णों के बीच मजबूती बढ़ी है एनडीए की, आरजेडी की थोड़ी कमज़ोर हुई है। हाल के दिनों में स्वर्ण तबके में कुछ नाराज़गी की बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि यूजीसी को लेकर नाराज़गी है। भाजपा सरकार में भी अगर स्वर्ण समाज की उपेक्षा होगी तब यह तबका कुछ हद तक टूट सकता है। तेजस्वी यादव क्षेत्र के हिसाब से समीकरण साध कर स्वर्ण समाज के नेताओं को आगे करके खेल बदल सकते हैं। शाहाबाद एरिया में कुशवाहा वर्सेज राजपूत करवा कर तेजस्वी फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ब्राह्मण वर्सेज अति पिछड़ा दलित कराकर, तो तेजस्वी को अब उम्मीद है कि भाई अब उनकी लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं है जितना नीतीश कुमार के साथ थी। और ऑप्शन है हर जगह। हाँ, और नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी का कद बहुत छोटा था ना, बहुत बौना था। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने अगर तुलना की जाएगी तो तेजस्वी का कद बहुत छोटा नहीं दिखाई देगा। उनके पास भी उनका वोट बैंक घटा नहीं है, भले वो हार गए। तो तेजस्वी आने वाले दिनों में चुनौती तो बन ही सकते हैं बीजेपी के लिए। और जेडीयू जितना कमजोर होगा तेजस्वी की ताकत उतना ही बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगला चुनाव जो होगा उसका राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण सब बदल जाएगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के आने के बाद किस तरीके की रणनीति अपनाकर अपनी पकड़ को जमीनी स्तर पे मजबूत कर पाते हैं। आपकी क्या राय है तेजस्वी की रणनीति को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।